सुचारू रूप से चलेगा। कुछ बच्चों का ये कहना था जो मेंस लिख रहे हैं कि सर कोर्ट एक बार हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो करते रहेंगे हम कोर्ट, कभी एथिक्स के एग्जाम्पल जो मेंस जाने के बाद में एक बैलेंस डिटेल्ड आर्टिकल है। मंत्री ने जो बजट में घोषणा की ना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से संबंधित, तो ये इशू भी हम डिस्कस करेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का है। आर्टिकल का टाइटल है यूक्रेन वार ने क्यों इंडिया और यूरोप को एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट बना दिया है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा पर गए थे। उस समय थोड़ी कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई थी। वेस्टर्न कंट्रीज खास करके यूएसए ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की थी। उन्होंने बोला था एक तरफ देखो इंडिया की दोस्ती हमारे साथ बढ़ रही है और इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ऐसी सिचुएशन में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया का रशिया के साथ में एंगेज करना और प्रधानमंत्री मोदी का रशिया की यात्रा पर जाना ठीक नहीं था। बदले में देखो इंडिया ने भी बोल दिया हमारे पास भैया राइट टू चॉइस है, हम किसके साथ दोस्ती करें किसके साथ ना करें आपको क्या लेना देना। लेकिन देखो कहने की अलग बातें हैं, बट ऐसा लग रहा है कि इंडिया अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब जल्द ही यूक्रेन की यात्रा पर भी जाएंगे ताकि थोड़ा बैलेंस किया जा सके। रशिया चले गए, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन नहीं गए, ऐसा संकेत ना जाए। बट देखो सी राजा मोहन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। वो ये बोलते हैं कि ना अभी तक यूक्रेन वार की जो डिस्कशन हुई है हमारे देश में, इस प्रकार से डिस्कशन ज्यादा हुई है, डिस्कोर्स ऐसा सेट हुआ है कि एक तरफ हमारा पुराना मित्र है रशिया, उसके साथ में एंगेज करना, उसका साथ देना युद्ध की सिचुएशन में, और दूसरी तरफ वेस्ट का हमारे ऊपर में प्रेशर है कि आप यूक्रेन इश्यू पे हमारा साथ दो, तो इंडिया दोनों के बीच में फंसा हुआ है। बट देखो डिस्कोर्स ये लिमिटेड है, आप इसको ना थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखिए। यूक्रेन वार एक प्रकार से इंडिया को मौका देता है यूरोप के साथ स्ट्रेटेजिक मैटर्स में और ज्यादा गहराई से कोऑपरेट करने के लिए, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, यूरोप के साथ में अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशन से और ज्यादा इंडिया मजबूत बनाए। ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए यूक्रेन वार। इस एस्पेक्ट पे हमारे देश में मीडिया ने ज्यादा फोकस नहीं किया है। देखो आपको याद होगा 18th सेंचुरी में किस प्रकार से यूरोपियन पावर्स हमारे देश में आई और यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ी भी। यहां पे फ्रांस और इंग्लैंड की आपस में लड़ाई हुई, ऐसे ऐसे यूरोपियन पावर्स हमारे देश में लड़ी, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि आस पड़ोस के देशों में। बाद में फिर ये देश बने अलग अलग, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार। तो आज का जो एशिया का जो स्वरूप है ना, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन पावर्स के बीच की लड़ाई का रिजल्ट है। मतलब उस समय यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसा था, कौन ज्यादा पावरफुल है, फ्रांस या फिर यूके, इन सब चीजों का ना हमारे देश की सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता था। इवन आजादी से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में 10 लाख भारतीय सोल्जर्स इंग्लैंड की तरफ से हिस्सा लेने के लिए गए, और दूसरे वर्ल्ड वार में हमारे देश से 20 लाख सोल्जर्स यूके इंग्लैंड की तरफ से हिस्सा लेने गए। तो उस समय सीधा सीधा लिंक था यूरोप में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और दूसरी तरफ इंडिया। लेकिन बाद में देखो देश आजाद हो गया और इंडिया ये चाहता था कि अब देखो थोड़ा डर भी था कि दोबारा कॉलोनी ना बन जाए, तो उस समय इंडिया ने फिर बहुत ज्यादा रिलेशंस रखे नहीं यूरोप से। बेशक इंडिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहा, लेकिन ज्यादा रिलेशंस खास करके सिक्योरिटी मैटर्स में इंडिया ने यूरोप के साथ में नहीं रखे। लेकिन देखो इतना जरूर है कि पिछले कुछ समय से इंडिया ने ना यूरोप के साथ में पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्टार्ट किया। आज के समय में यूरोप इंडिया का एक लीडिंग इकोनॉमिक पार्टनर है। इंडिया यूरोप से टेक्नोलॉजी ले रहा है, सिविलियन टेक्नोलॉजी भी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी। बट हाँ, यूरोप की पीस एंड सिक्योरिटी में इंडिया का जो एंगेजमेंट था वो पेंडिंग था, जो अब देखो पूरा हो रहा है यूक्रेन वार के कारण। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर कैसे, मतलब यूक्रेन वार के कारण इंडिया का यूरोप की पीस एंड सिक्योरिटी में एंगेजमेंट कैसे इंक्रीज हो रहा है। देखो सीधी सी बात है, इंडिया ने पहले भी रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस लाने की बात कही। इंडिया ने बोला कि हम मीडिएशन करवा सकते हैं, और अब एक बार फिर से, जैसे अभी भी प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा पर गए थे और अब यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे, तो इस दौरान भी इंडिया पीस की शुरुआत कर सकता है, पीस का इनिशिएटिव ले सकता है। लेकिन इंडिया पीस नहीं ला पाएगा, ये बात राइटर भी मानते हैं कि इंडिया पीस नहीं ला पाएगा। इंडिया पीस इसलिए नहीं ला पाएगा यूक्रेन और रशिया के बीच में क्योंकि ना अब स्टेटस को टाइप चल रहा है। युद्ध नहीं खत्म होने वाला है नियर फ्यूचर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि युद्ध एकदम से भड़क भी जाएगा। स्टेटस को टाइप चल रहा है और कोई भी देश युद्ध खत्म करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। खास करके ना यूएसए के इलेक्शन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं दोनों देश, कौन जीतता है। जैसे ट्रंप जो है अगर जीतते हैं तो ट्रंप ने तो साफ साफ बोल रखा है कि हम यूक्रेन को मदद कम कर देंगे। इवन कमला हैरिस जीती तो भी सिचुएशन सेम नहीं रहेगी। तो मतलब रशिया यूक्रेन दोनों एक बार ना यूएसए के इलेक्शन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो युद्ध तो खत्म नहीं होने वाला है। बट हाँ, इंडिया लिमिटेड कोशिश कर सकता है। लिमिटेड कोशिश करना भी अपने आप में एक अहम स्टेप है, यूरोप की पीस एंड सिक्योरिटी के साथ में एंगेजमेंट करना। अगर देखो वैसे वार खत्म होता है ना दोनों देशों के बीच में, तो इंडिया को फायदा है, काफी फायदा है। कैसे फायदा है मैं आपको बताता हूं। देखो एक तो यूक्रेन रशिया वार के कारण इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, जरूरी जो चीजें हैं ना जैसे फर्टिलाइजर हैं इनके दाम बढ़ गए हैं, फूड ग्रेन के दाम बढ़ गए हैं, जैसे वीट एक्सपोर्ट करते हैं काफी ज्यादा यूक्रेन और रशिया, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी चीज, यूक्रेन वार का सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप जानते हो कौन है? चाइना। चाइना कैसे? जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ देखो कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है रशिया की चाइना के ऊपर। तो यूएसए बोल रहा है बल्कि यूरोप को कि भैया आप चाइना को क्रिटिसाइज कीजिए कि चाइना क्यों रशिया का साथ दे रहा है इस युद्ध में, क्यों चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यूरोप इस पे डिवाइडेड है, जहां देखो यूएसए यूरोप को ये बोल रहा है कि आप अपने डिफेंस पे खर्चा कीजिए ज्यादा, आप यूक्रेन को ज्यादा सपोर्ट दीजिए और हमें फोकस करने दीजिए चाइना पे। लेकिन यूरोप जो है ना वो डिवाइडेड है इस इशू पे। यूरोप कैसे डिवाइडेड है? देखो यूरोप के बहुत सारे देश चाइना के साथ में अच्छी खासी एंगेजमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाहते हैं रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इवन देखो नाटो में भी डिवीजन है, जहां फिनलैंड और स्वीडन दो नए देश जिन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया रशियन थ्रेट के चलते। बट टर्की और हंगरी ये देखो यूक्रेन वार के इशू पे ना अपना ही अलग से रास्ता चूज इन्होंने किया है, अलग से राग ये अलाप रहे हैं, इनका स्टैंड अलग है।
तो यूरोप डिवाइडेड है, ये बात सच है। और देखो कुछ एक्सपर्ट्स खास करके फ्रांस से ये बोल रहे हैं कि हमें ना अपनी सिक्योरिटी के लिए अभी यूएसए के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, यूरोप को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलप करने की आवश्यकता है। हालांकि इस चीज को लेकर भी विभिन्न यूरोपियन कंट्री सहमत नहीं है। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, यूक्रेन की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और पीस के लिए प्रयास करते हैं ना, तो ये एक मेजर स्टेप होगा, एक बड़ा स्टेप होगा यूरोप की पीस एंड सिक्योरिटी के साथ में एंगेजमेंट का। पास्ट में देखो, आपको याद होगा, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं किस प्रकार से इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने ना दूसरे देशों के साथ में अलायंस किया, जैसे फ्रांस, जर्मनी, रशिया। ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इन देशों के साथ में अलायंस किया था इंग्लैंड को हराने के लिए। और इवन फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया ने एस्टैब्लिश की थी काबुल में 1915 में। कुछ शायद राजा महेंद्र प्रताप थे, मतलब काफी टाइम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी 1915 में काबुल में, इसके हेड राजा महेंद्र प्रताप थे या कोई और थे? अब उसके बाद में वही एग्जांपल जो मैंने पहले दिया कि इंडिया से काफी सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया यूके की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ना, ये एग्जांपल्स एक ही पॉइंट को चिन्हित करते हैं कि पहले इंडिया एंगेज करता था यूरोप की सिक्योरिटी के साथ में, बट बीच में छोड़ दिया। यूक्रेन वार के बाद अब फिर से इंडिया का से हो गया है यूरोप की सिक्योरिटी में। अब ये जो देश है ना, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये ऑलरेडी यूरोपियन सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं, बट अब इंडिया भी हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं अब आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है।